गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने एंथोसिरोस के बारे में बात की थी। 3, 4, 5 जो भी लेक्चर पढ़े थे, एंथोसिरोस की गैमेटोफाइट, उसका जीवन चक्र क्या था, उसकी स्पोरोफाइट क्या होती है। क्योंकि आपके यूनिट 4 में फर्स्ट एंथोसिरोस है और सेकंड यहाँ पर आपका आता है फ्यूनेरिया। तो फ्यूनेरिया की जब सिस्टमैटिक पोजीशन की बात करते हैं तो फ्यूनेरिया की सिस्टमैटिक पोजीशन जो आती है डिवीजन, क्योंकि बड़े ब्रायोफाइटर हैं तो नॉर्मल सी बात है, तो डिवीजन क्या आएगा, ब्रायोफाइटा। क्लास आती है ब्रायोप्सिडा, सब क्लास आती है इसकी ब्राइडी, ऑर्डर आता है फ्यूनेरियल्स, फैमिली फ्यूनेरिएसी और जीनस फ्यूनेरिया। वापस रिपीट करते हैं, डिवीजन ब्रायोफाइटा, क्लास ब्रायोप्सिडा, सब क्लास ब्राइडी, ऑर्डर फ्यूनेरियल्स, फैमिली फ्यूनेरिएसी एंड जीनस फ्यूनेरिया। जब हम ICVN के अकॉर्डिंग चलते हैं तो जो ऑप्सिडा आता है वो डिवीजन में आता है। ICVN के अकॉर्डिंग ऑप्सिडा जो सफिक्स आता है, ऑप्सिडा आता है डिवीजन के लिए, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सिस्टम अलग होता है क्योंकि जब इनका यहाँ पर क्लासिफिकेशन किया गया तो यहाँ क्लासिफिकेशन थोड़ा अलग प्रकार से किया गया। नेक्स्ट चलते हैं कि यहाँ पर फ्यूनेरिया की ऑल वर्ल्ड के अंदर जो जातियां पाई जाती हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड में जो जातियां पाई जाती हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड में करीबन इसकी 117 जातियां पाई जाती हैं और इन 117 में से 15 जातियां कहाँ पाई जाती हैं, भारत में। 117 जातियां ऑल वर्ल्ड में पाई जाती हैं जिनमें से 15 जातियां भारत के अंदर पाई जाती हैं। फ्यूनेरिया की सबसे अधिक मिलने वाली जाति, जो सबसे अधिक मिलती है, वो है हाइग्रोमैट्रिका। फ्यूनेरिया हाइग्रोमैट्रिका मैक्सिमम पाई जाने वाली जाति, सबसे ज्यादा पाई जाने वाली जाति है फ्यूनेरिया हाइग्रोमैट्रिका, जो इंडिया के अंदर पाई जाती हैं। जो भारत में इसकी जातियां पाई जाती हैं सामान्य तौर पर, क्योंकि भारत में ऑल ओवर 15 जातियां पाई जाती हैं। 15 जातियों में से सबसे ज्यादा जो पाई जाती हैं वो है फ्यूनेरिया एंटीन्यूटा, फ्यूनेरिया एंटीन्यूटा, फ्यूनेरिया फ्यूनेरिया ओव्यूटा। यहाँ भारत के अंदर पाई जाने वाली सर्वाधिक पाई जाने वाली जातियां हैं जो भारत में पाई जाती हैं। बात करते हैं इनकी उपस्थिति की, कि जो फ्यूनेरिया की स्पीसीज हैं कहाँ पाई जाती हैं, कैसा इनके लिए मौसम होना चाहिए। तो जो फ्यूनेरिया जहां पाया जाता है वहां जरूरी नहीं है कि पानी की एक्सिस हो, लेकिन क्या हो, नमी युक्त स्थलीय पादप है। नमी युक्त स्थलीय पादप है। उपस्थिति की अगर बात करें तो इसकी उपस्थिति जो दीवार कैसी होती है, टूटी फूटी, या फिर कहें खंडर। नदियों के किनारे, ऐसी जगहों पर अधिक पाया जाता है। जो पुरानी बिल्डिंगें होती हैं जो टूट फूट जाती हैं, खंडरों में तब्दील हो जाती हैं, क्योंकि वहां पर मॉइस्चर बना रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर विभिन्न प्रकार की शैवाल, लाइकेन वहां प्रेजेंट होती हैं, तो मॉइस्चर वहां पर बना रहता है। तो यहाँ नमी युक्त स्थलीय पादप हैं। स्थलीय का मतलब ये नहीं केवल जमीन पर ही पाए जाएंगे, तो यहाँ पर जो दीवारें होती हैं उन दीवारों में धसे हुए पाए जाते हैं, नदियों के किनारे में पाए जाते हैं। और यहाँ जो चट्टानें होती हैं, इन चट्टानों पर भी
उपस्थित होती है फ्यूनेरिया की जाती है। फ्यूनेरिया को हम ग्रीन मॉस भी कहते हैं। अभी बताते हैं आगे कि इसको ग्रीन मॉस क्यों कहते हैं, ग्रीन मॉस या फिर इसको कोड मॉस, ग्रीन मॉस या कोड मॉस भी कहते हैं। रीजन क्या है, बात करते हैं हम गैमेटोफाइट की। गैमेटोफाइट की, इसका जो गैमेटोफाइट जनरेशन होती है, गैमेटोफाइट जनरेशन की जो मेन बॉडी होती है, मेन बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड होती है। और वो 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं, नीचे की तरफ जो जमीन से या फिर किसी भी आधार से टिकाई रखने का कार्य करता है, वो क्या करता है, राइजोइड। स्टेम और लीफ। तो यहाँ राइजोइड, स्टेम और लीफ 3 पार्ट में इसकी बॉडी क्या होती है, डिवाइड होती है। ग्रीन मॉस या कॉड मॉस कहने का कारण क्या है, मेन बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड है, लेकिन जो प्लांट होता है, प्लांट की जो हाइट होती है, ये हाइट बहुत कम होती है। और कितनी होती है, लगभग 1 से लेकर 3 सेंटीमीटर, 1 से 3 सेंटीमीटर के समथिंग पाई जाती है। लेकिन जिस जगह पर फ्यूनेरिया प्रेजेंट होते हैं, ये सघन रूप से पाए जाते हैं, सघन रूप से उपस्थित होते हैं। जहां भी फ्यूनेरिया पाए जाते हैं वहां ऐसा नहीं है कि 1-2 प्लांट मिल रहे हैं, बिल्कुल एक दूसरे से सटे हुए सघन रूप से पाए जाते हैं। अगर हम किसी स्थल पर या किसी दीवार पर, चट्टान पर, कहीं भी अगर इनको हम देखें तो जैसे कारपेट बिछा देते हैं, कारपेट के समान नजर आते हैं, नीचे की जमीन या सतह दिखाई नहीं देती। तो पूरी की पूरी कैसे ग्रीन कारपेट नजर आती है, इसीलिए इसको हम ग्रीन मॉस कहते हैं। तो यहाँ सघन रूप से व्यवस्थित होते हैं, अत्यधिक सघन रूप से पाए जाते हैं। प्लांट की जो हाइट है, प्लांट हाइट भी कम होती है। बात करते हैं इसके राइजोइड की। जो राइजोइड होते हैं, ये राइजोइड मल्टी सेल्यूलर होते हैं, राइजोइड मल्टी सेल्यूलर होते हैं। जो सेल्स होती हैं इस प्रकार से एक दूसरे के साथ एक कैसे पंक्ति में व्यवस्थित होती हैं, पंक्ति में व्यवस्थित होती हैं। लेकिन यहाँ सेल्स का अरेंजमेंट थोड़ा अलग प्रकार से होता है। कैसे, क्योंकि यहाँ पर तिर्यक विभाजन होता है, और जब तिर्यक विभाजन होता है तो ऐसे समझो कि इस प्रकार से सेल्स उपस्थित होती है। ऐसे अरेंजमेंट ना होकर के सेल्स का अरेंजमेंट कैसे होता है, इस प्रकार से वो एक लाइन में रहा है, पंक्ति में हो रहा है, लेकिन यहाँ पर तिर्यक विभाजन की वजह से सेल्स का अरेंजमेंट थोड़ा चेंज हो जाता है। मल्टी सेल्यूलर होते हैं, पंक्ति में होते हैं, तिर्यक विभाजन यहाँ पर प्रेजेंट होता है। और इसका कार्य क्या होता है, राइजोइड का कार्य क्या होता है, फर्स्ट कार्य तो क्या है कि जहां फ्यूनेरिया प्रेजेंट है वहां एक तो इन्हें रोकने का कार्य करना, स्थायीकरण का कार्य करना, और साथ ही साथ जल प्लस खनिज लवण का अवशोषण करना। क्योंकि राइजोइड है तो राइजोइड किसका काम करेंगे, जल अवशोषण का और खनिज लवण अवशोषण का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर राइजोइड्स के द्वारा पादप के स्थायीकरण का कार्य किया जाता है, उसको स्थल पर रोके रखने का कार्य किया जाता है, साथ ही साथ जल और खनिज लवण का कार्य किया जाता है। स्टेम, स्टेम कोमल होता है और ऊर्ध्व होता है। ऊर्ध्व का मतलब सीधा। स्टेम कोमल होता है, ऊर्ध्व होता है। स्टेम के ऊपर लीफ उपस्थित होती है, लेकिन लीफ का अरेंजमेंट अलग होता है। जो स्टेम का आधारी भाग होता है, नीचे वाला जो आधारी भाग होता है, आधारी भाग पर लीफ कम उपस्थित होती है, या फिर कहें कि सिंगल लीफ उपस्थित होती है और दूर दूर उपस्थित होती हैं। लेकिन जो सीड्स पार्ट होता है, टॉप वाला जो सीड्स होता है, यहाँ पर रोजेट रूप में, रोजेट या सर्पिल क्रम में लीफ उपस्थित होती है। तो स्टेम
मूलाभास और लीफ सभी को जोड़े रखने का कार्य करता है। साथ ही साथ जो लीफ होती हैं उन लीफ को आधार प्रदान करने का कार्य करता है। लीफ यहाँ जो पाई जाती हैं, लीफ के अंदर मिड रिब स्पष्ट और मोटी होती है। कुछ इस प्रकार से लीफ होती हैं यहाँ पर, और इस लीफ के अंदर स्पष्ट मिडरिब पाई जाती है। ये जो है ये मिडरिब है। मिडरिब मध्य सिरा मोटी होती है और स्पष्ट होती है। इनका अरेंजमेंट अगर देखें किसके ऊपर, स्टेम के ऊपर, तो स्टेम के ऊपर अरेंजमेंट आधार की ओर तो कैसा मिलेगा, विरल या फिर कहीं दूर दूर, और सीड्स की तरफ कैसा होता है, ये स्टेम। स्टेम पर नीचे की तरफ जो पाई जाती हैं वो कुछ इस प्रकार से पाई जाती हैं, दूर दूर उपस्थित होती हैं और एक बार में एक ही पर्ण उपस्थित होती है। लेकिन सीड्स पार्ट पर क्या होता है, सीड्स पार्ट पर एक से अधिक पर्ण चक्रिक क्रम में उपस्थित होती है। इस प्रकार से एक से अधिक पर्ण चक्रिक क्रम में होती हैं। सभी के अंदर मध्यशिरा पाई जाती है। अब यहाँ पर जो लीफ यहाँ हमें दिखाई दे रही है, लीफ कैसी है, एव्रंती। व्रंत क्या होता है, एब्सेंट। अगर व्रंत उपस्थित होता तो कैसे जुड़ती, इस प्रकार से। ये क्या है, व्रंत। तो जहां पर जो पर्ण पाई जाती है, पर्ण पाई जाती है एव्रंती, सरल और सर्पिल। सर्पिल कहाँ, सीड्स पर। अव्रंती, सरल और सर्पिल प्रकार की यहाँ पर पर्ण पाई जाती हैं। स्पष्ट यहाँ पर क्या पाई जाती है, मिडरिब पाई जाती है। रोजेट रूप में सीड्स पर उपस्थित होती हैं और सिंगल सिंगल कहाँ उपस्थित होती हैं, नीचे की ओर उपस्थित होती हैं। तो यहाँ ये तो हो गई गैमेटोफाइट की स्ट्रक्चर। जो गैमेटोफाइट प्रेजेंट है, उस गैमेटोफाइट के जो 3 पार्ट है मेन प्लांट के, मेन बॉडी के, वो किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम। स्टेम के इंटरनल स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो यहाँ 3 भाग दिखाई देते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर में 3 भाग स्पष्ट दिखाई देते हैं। कौन कौन से, सबसे बाहर की तरफ यहाँ पर उपस्थित होती है एपिडर्मिस, मध्य में उपस्थित होती है कॉर्टेक्स, और अंदर की तरफ उपस्थित होती है यहाँ हायर प्लांट्स की। अगर हम बात करते हैं, अगर हायर प्लांट्स के स्टेम की अगर हम टीएस देखते, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, और अंदर की तरफ आते हैं यहाँ पर वेस्कुलर बंडल। लेकिन यहाँ पर क्या उपस्थित होता है, सेंट्रल स्ट्रैंड, या फिर कहें सेंट्रल सिलेंडर्स। अंदर की तरफ यहाँ क्या उपस्थित होता है, सेंट्रल सिलेंडर उपस्थित होता है। तो देखिए यहाँ पर ये अंदर की तरफ सेंट्रल सिलेंडर उपस्थित होता है, जो सबसे आंतरिक पार्ट होता है स्टेम का। कोशिकाएं यहाँ सघन रूप से व्यवस्थित होती हैं। सबसे आंतरिक वाले पार्ट में क्लियर दिखाई दे रही है। यहाँ पर कोशिकाएं कैसी होती हैं, सघन रूप से व्यवस्थित होती हैं। लेकिन यहाँ क्योंकि अगर हम फ्यूनेरिया की ही बात करेंगे, यहाँ ना तो जाइलम होता है और ना ही यहाँ पर फिलोएम होता है। दोनों ही यहाँ पर क्या होते हैं, एब्सेंट। तो यहाँ संवहन का कार्य कौन करता है, चाहे वो जल संवहन का कार्य हो, चाहे भोजन संवहन का कार्य हो, तो संवहन का कार्य
इस सेंट्रल स्ट्रैंड या सेंट्रल सिलेंडर के द्वारा ही किया जाता है। जो सेंटर में प्रेजेंट है इसी के द्वारा किसका कार्य किया जाता है, संवहन का कार्य किया जाता है। और यहाँ जो सेल्स उपस्थित होती हैं स्टूडेंट्स, ये सेल्स कैसी होती हैं, वर्णक रहित, या फिर कहें कि यहाँ पर क्लोरोफिल क्या होता है, एब्सेंट। किसी भी प्रकार का कोई वर्णक नहीं होता और साथ ही साथ यहाँ पर क्या होता है, क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। बात करें हम कॉर्टेक्स की, तो कॉर्टेक्स से पहले देखते हैं यहाँ पर एपिडर्मिस को। सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर होती है वो आउटर मोस्ट लेयर किसकी होती है, एपिडर्मिस की। किसी भी प्रकार का कोई रंध्र नहीं पाए जाते, ना क्यूटिकल पाई जाती है। तो यहाँ जो आउटर मोस्ट लेयर है ये कैसी होती है, एक स्तरीय होती है। एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस कैसी होती है, यूनिलेयर्ड। क्लोरोफिल युक्त, लेकिन यहां क्यूटिकल प्लस स्टोमेटा सभी क्या होते हैं, एब्सेंट। यहां पर ना तो क्यूटिकल होती है ना ही यहां स्टोमेटा पाए जाते हैं। अब एपिडर्मिस के अंदर की तरफ जो सेल्स पाई जाती हैं, क्योंकि कॉर्टेक्स में दो प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, जब तक इसका मैच्योरेशन नहीं होता है तब तक जो आउटर मोस्ट सेल होती हैं, आउटर मोस्ट सेल्स में क्लोरोफिल पाया जाता है। जो परिधि की तरफ जो कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, इन कोशिकाओं में क्लोरोफिल पाया जाता है। और यहां से अंदर की ओर जितनी भी सेल्स उपस्थित होती हैं, सभी सेल्स कैसी होती हैं, कॉर्टेक्स की सभी सेल्स पेरेनकाइमेटस होती हैं। लेकिन परिधि की सेल्स से अंदर वाली सेल्स की संरचना में थोड़ा सा अंतर होता है। ये पूरा की पूरा रीजन क्या कहलाता है, कॉर्टेक्स अंदर वाला, सेंट्रल स्टेम। कॉर्टेक्स की जो परिधि वाली सेल्स होती हैं, इन परिधि की सेल्स में जब तक पादप कैसा है, इसका मैच्योरेशन नहीं हुआ, तब तक तो इनके अंदर क्या उपस्थित होता है, क्लोरोफिल उपस्थित होता है। लेकिन परिपक्व हो जाने पर, जब यहाँ ये परिपक्व हो जाता है, तो परिपक्व हो जाने पर क्लोरोफिल क्या हो जाता है, एब्सेंट। उसके बाद यहाँ पर क्लोरोफिल एब्सेंट हो जाता है। क्लोरोफिल एब्सेंट होने पर ये जो सेल्स होती हैं, ये सेल्स कैसी हो जाती हैं, स्थूलित हो जाती हैं। और जब स्थूलित हो जाएंगी, पेरेनकाइमेटस सेल्स है, किसी चीज का यहाँ पर जब निक्षेपण हो जाएगा तो ये बाहर वाली सेल्स कैसी हो जाएंगी, अंदर वाली सेल्स से कैसी हो जाती हैं, कठोर। बाहर वाली कोशिकाएं अंदर वाली कोशिकाओं से कैसी हो जाएंगी, कठोर हो जाएंगी। लेकिन अंदर वाली कोशिकाओं में किसी भी प्रकार का कोई निक्षेपण नहीं होता है। और अंदर वाली सेल्स, अंदर की जो सेल्स हैं, यहाँ निक्षेपण क्या होता है, एब्सेंट। यहाँ किसी भी प्रकार का कोई निक्षेपण नहीं होता। साथ ही साथ स्टेम की बात कर रहे हैं, तो स्टेम से क्या जुड़ी होती है, लीफ। तो स्टूडेंट्स जब आप आगे आएंगे सेकेंड ईयर में, तो आपको एक वर्ड मिलेगा, लीफ ट्रेस, जिसको बोलते हैं हम पर्ण अनुपथ। पर्ण अनुपथ ये वो जगह होती है जिस पर लीफ
स्टेम से जुड़ती है। जब लीफ स्टेम से जुड़ती है तो ये जो लीफ ट्रेस होता है, लीफ ट्रेस वाले स्थान से कुछ कोशिकाएं क्या होती हैं, इस प्रकार से कट जाती हैं। तो ये जगह जगह छोटे 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 स्थान मिलते हैं जहाँ से कुछ कोशिकाएं क्या होती हैं, कट जाती हैं। और ये वो स्थान होते हैं जहाँ पत्ती स्टेम पर जुड़ी हुई होती है। तो यहाँ, और ये लीफ ट्रेस भी कहाँ मिलेंगे, केवल परिधि की जो आउटर कॉर्टेक्स की सेल होती हैं, उन आउटर कॉर्टेक्स की सेल्स में लीफ ट्रेस प्रेजेंट होते हैं। ओके स्टूडेंट्स।